यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 2023 हाई स्कूल हिंदी के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड डीबी है, पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिंतामणि क्या रचयिता है? तो चिंतामणि एक निबंधात्मक या समालोचनात्मक ग्रंथ है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद सही है। तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो ऑप्शन सी लहरों के राजहंस सही है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? तो ऑप्शन डी अज्ञेय सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ललित ललाम रचना है? ललित ललाम मतीराम जी का ग्रंथ है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यशोधरा रचना है? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है? आंगन के पार द्वार एक काव्य संग्रह है अज्ञेय जी का, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है? दीप शिखा महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है? बच्चे बच्चे को पता है शोक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है? इसमें चरण और कमल में एकरूपता बताई गई है, इसलिए रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह सममात्रिक छंद है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? यह रोला छंद का है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? परि प्लस आवरण, यानी कि परि, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है? ऑप्शन ए सह सही है। अगला प्रश्न है, सुख दुख में समास है? सुख दुख एक दूसरे के विलोम है, अर्थात यहां पर द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनिल हवा का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी भाववाच्य सही है। खंड आ का अंतिम प्रश्न है, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है, लेकिन जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसको रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित पद पर का परिचय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो दो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। खंड बा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। पहला प्रश्न है, इस पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर पूछा गया है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। चलो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। फिर प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो इसका उत्तर लिख लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर करेंगे। रेखांकित अंश है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ममता जीवन भर उसी झोपड़ी में रही, लेकिन उसे डर लगा रहता था कि बादशाह उस झोपड़ी को आलीशान भवन बनवाने की बात कहकर गया था। मरते समय घुड़सवार के आने पर वह कहती है कि मैं झोपड़ी के खोदे जाने से भयभीत थी। अब ईश्वर ने सुन ली,
मैं चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, अब तुम इसका महल बनवाओ या मकान, मैं इसे छोड़ रही हूँ। कुछ इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ममता आजीवन इसलिए भयभीत थी कि उसकी झोपड़ी खोदी जाएगी, इस पर भव्य भवन बनेगा, वह कहाँ रहेगी, राजा की आज्ञा थी अतः भवन निर्माण हेतु लोग आ सकते थे। फिर अथवा करके एक और गद्यांश दिया गया है, ये याद रखिए एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही करना है, मैं आपके समझने के लिए दोनों बता दे रहा हूं। लिखा है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ा पड़ा है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। पहला प्रश्न है इस गद्यांश पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय हैं। फिर अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर दो अंशों की व्याख्या करनी है, दो जगह रेखांकित किया गया है, चलो पढ़ लेते हैं पहले उनको। पहला रेखांकित अंश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। फिर दूसरा रेखांकित अंश है, राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। अब इनकी हमें व्याख्या करनी है, तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलो कर लेते हैं, लिखेंगे लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया हो। अजंता की इन दीवारों पर बहुत सारी आश्चर्यजनक कथाएं और कहानियां छिपी हुई हैं। आगे लेखक कहता है कि राजाओं और कंगालों, विलासियों एवं भिक्षुओं, नर नारियों, पशु एवं मनुष्यों के सजीव व्यक्तित्व कलाकार की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में ढलते चले गए हैं। अगला प्रश्न है, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी के चित्र कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, पुर ते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वै, झलकी भरिभाल कनी जल की पुट, सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियों कित है, ती की लखी आतुरता पी की, अखिया अति चारु चली जल चुए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। फिर है, रेखांकित अंश पर्णकुटी करियों कित है में कौन सा अलंकार है। चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। फिर अगला प्रश्न है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। श्री राम सीता जी की व्याकुलता देखकर समझ गए कि सीता जी बहुत थक गई हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। फिर प्रश्न है, रेखांकित अंश पर्णकुटी करियों की तुहे में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत अंश में का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, करियों कित। अब अथवा करके एक और पद्यांश से पढ़ लेते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक शीर्षक से उद्धृत है।
फिर प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसी कारण अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर टूट पड़े। फिर अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। रेखांकित अंश है, ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। यहां पर मानववाचक शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंसर में लिख लेंगे। फिर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसिता। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारिता। सबसे पहले इस गद्यांश का हम संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने वाराणसी नगरी को संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति का प्राचीन केंद्र बताया है। चलो अब एक एक पंक्ति का हम अनुवाद कर लेते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसिता। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारिता। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फिर अथवा लगाकर एक और गद्यांश है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पेपर में आपको सिर्फ एक ही करना है। अगला गद्यांश है, नागरिकः बहुकालम यावत् आचिंतयत् पर परहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न भवत् अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः परहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत् यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मिलान मुखेन नागरिकेन समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। चलो सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक ने नागरिक की पराजय का परिचय दिया है। चलो अब इसका अनुवाद कर लेते हैं। पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयत् पर परहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न भवत्। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, अहम अस्याः परहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, ठीक है, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तरहि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो दीजिए 10 रुपये। अतः मिलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चलो सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। लाइन है, सर्वे भवन्तु सुखिना, संसार में सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। फिर अगला श्लोक है, अथवा लगाकर, माता गुरुतरा भूमे खात पितो चित्तर स्तथा मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तीर्णात्। चलो इसका संदर्भ लिख लेते हैं।
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में कवि ने माता, पिता, मन और चिंताओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, चलो अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतर स्थिता। माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, आकाश से भी ऊंचा पिता होता है। मना शीघ्रतरम वातात। मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी होता है। चिंता बहुतरी तिनड़ात। और तिनकों से भी अधिक चिंता होती है। फिर अगला प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो अपने जिले के खंडकाव्य के बारे में अपने अध्यापक से जानकारी ले लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दी है, वो देख लीजिए। ठीक है, और जिस जिले में है आप उसके खंडकाव्य का आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको भेज दूंगा। खंडकाव्य के बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी। ठीक है, ज्यादातर आपके सर्ग के सारांश के बारे में सवाल पूछा जाता है, या नायक की चारित्रिक विशेषता के बारे में। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिए अपने अध्यापक से, या डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो से आप लोग देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लगेगा। अगर मैं सारे खंडकाव्य का उत्तर देने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये प्रश्न छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। लेखक आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे, चलो देख लेते हैं। कोमल भावनाओं के चितेरे छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता, पिता, भाई, 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। आपका जीवन सरल था। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। सन 1937 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, करुणामय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, राज्य श्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, सज्जन, चंद्रगुप्त, कल्याणी परिचय, प्रायश्चित, कंकाल, तितली, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। शेष बचे हुए लेखकों के जीवन परिचय हम आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरणगुप्त। हम रसखान का जीवन परिचय लिखेंगे। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, सरस काव्य के निर्माता कविवर रसखान वास्तव में ही रस की खान थे। उनका संपूर्ण काव्य भी रस की खान है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेने पर इनका नाम रसखान पड़ गया। रसखान का पूरा जीवन अंधकार के गर्त में छिपा है। अब तक इनके विषय में इतना पता चला है कि इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे दिल्ली के पठान थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें पिहानी का निवासी बताया है, किंतु इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रसखान की प्रेम वाटिका नामक पुस्तक के निम्नलिखित दोहे से प्रतीत होता है कि ये किसी बादशाह के वंश से संबंधित थे। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था, किंतु उस स्त्री ने इन्हें अपमानित कर दिया था। इस कारण इन्हें वैराग्य हो गया। तब इन्होंने गोसाई विठल नाथ से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। तभी से इनका नाम रसखान हो गया। सन 1618 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान है। शेष बचे हुए कवियों के जीवन परिचय हम आने वाले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलो लिख लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस तरह से कोई श्लोक आप लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में या उस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा राशन कार्ड खोने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलो देख लेते हैं। दोनों में से हम पहला वाला यानी कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, वो लिखेंगे। चलो देख लेते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। जो आपके स्कूल का नाम है वो लिख सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूं, आबासा इंटर कॉलेज अमेठी उत्तर प्रदेश। फिर हेडिंग डालेंगे विषय, पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं मंगवाने हेतु। फिर लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में ज्ञान विज्ञान व खेल संबंधी हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। यहाँ पर अंग्रेजी की पत्रिकाएं भरपूर मात्रा में आती हैं, लेकिन कई बच्चे अंग्रेजी नहीं समझते। अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं मंगवाने की उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। फिर इस तरफ दिनांक डाल देंगे, इस तरफ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम कुछ भी लिख दीजिए, फिर कक्षा लिख दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। फिर है, पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। फिर है, चंद्रशेखरः का आसीत्, चंद्रशेखरः एकः अद्वितीयः राष्ट्रभक्ता आसीत्। फिर है, अस्माकं संस्कृतिः कीदृशी वर्तते, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। फिर अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय दिए गए हैं, देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव। आतंकवाद की समस्या और समाधान पर एक निबंध हम पहले ही लिखवा चुके हैं पिछले पेपर में। ठीक है, वहां से आप लिख सकते हैं। यहां पर हम देश प्रेम के बारे में निबंध लिखेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और उसकी उपयोगिता, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार। प्रस्तावना लिख लेते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण से ली गई हुई पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ होता है माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हम जन्मे हैं, जहां की धूल मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए हैं, जहां के अन्न जल और हवा से हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। एक पशु भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, अपने देश और जाति के प्रति हम में प्रेम क्यों ना हो। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसके हृदय में स्वदेश प्रेम का सागर लहराया करता है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में जो सुख मिलता है, देश की बलि वेदी पर हंस हंस कर अपने प्राणों को न्यौछावर करने में जो आनंद मिलता है, उसे सच्चे शहीद की आत्मा ही जानती है। अगली हेडिंग है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और उपयोगिता। स्वदेश प्रेम का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने देश के प्रति भावुक प्रेम से है। यह गुण किसी देश के नागरिकों को निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए काम करने और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। लाला हरदयाल ने भी कहा है, राष्ट्रभक्ति ही समस्त राष्ट्रीय प्रगति तथा स्वतंत्रता का मूल है। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। कवि राम अवतार त्यागी के शब्दों में, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। सच्चा देश प्रेमी अपने देश से कोई अपेक्षा नहीं रखता, वह देश के हित को पहले रखता है और फिर अपने बारे में सोचता है। कविवर राम नरेश त्रिपाठी ने भी कहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अगली हेडिंग है, अगला बिंदु है, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश प्रेम का ही द्योतक है।
ऐसा प्रत्येक काम जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश का हित होता है स्वदेश प्रेम का ही द्योतक है। खेतों में काम करने वाले किसान, मिलों में कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर, सीमा पर शत्रु से संघर्ष करने वाले सैनिकों से कम स्वदेश प्रेम नहीं रखते। अगला बिंदु है स्वदेश प्रेम के उदाहरण। स्वतंत्रता पूर्व के हमारे देश का इतिहास देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा पड़ा है। देश की आजादी के लिए मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों की गाथाएं स्वदेश प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो हंसते हंसते बलिदान हो गए। लालचंद फलक ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद हो या लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे आज भी हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह हैं कि कैसे देश पर तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। अंतिम बिंदु है उपसंहार। आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन क्या हम वास्तव में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। हम धर्म, जाति आदि से ऊपर उठकर अपने देश के सुख समृद्धि के हित में काम करना है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति और सही अर्थों में सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न पत्र डीबी समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहीं पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।